नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है सास ने सिखाया बहू को सबक। मेरी सास तो मिट्टी की माथो है, मिट्टी की माथो। उसे कितना भी काम लो उफ तक नहीं करती हैं। ये पुराने लोग तो बड़े ही सीधे होते हैं यार। रुचि ने अपनी सहेलियों से मुंह बनाते हुए कहा। नहीं यार, तेरी सास ही सीधी सादी है, हमारी तो बड़ी खतरनाक है। रुचि की सहेलियों ने जवाब दिया। यार खतरनाक तो मेरी भी हो सकती थी, अगर मैंने अपना डायनपना ना दिखाया होता तो। रुचि ने इस तरह से जवाब दिया तो सब सहेलियां हंसने लगी। रुचि ने शाम में अपने घर पर किटी पार्टी रखी हुई थी। सास से सब काम करा करा कर आराम से बैठकर किटी पार्टी एंजॉय कर रही थी और सास की खिल्ली उड़ाने में लगी हुई थी। इधर सासू माँ विधा जी सारे काम कर थकान से चूर उनकी बातें सुन रही थी और दुखी हो रही थी। कुछ कर नहीं सकती थी और ना ही बहू की बातों का जवाब दे सकती थी, क्योंकि रुचि बहुत खराब प्रवृत्ति की लड़की थी। सास एक बात कहती तो घर में हंगामा खड़ा कर लेती थी कि पड़ोसी तक आ जाते थे। इसीलिए विधाजी नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बवंडर हो जिससे पड़ोस में बातें बने। वह चुपचाप सुनकर सब सहन कर लेती थी। रुचि की अपनी सहेलियों के साथ खूब हंसी मजाक चल रही थी। फिर पार्टी खत्म हुई, सब सहेलियां चली गई। रुचि का 7 साल का बेटा भी ट्यूशन से आ गया था। विधा जी ने शिव को खिलाया पिलाया और फिर उसे सुला दिया। तब तक विधा जी का बेटा पंकज भी जॉब से घर आ गया था। उसे भी विधा जी ने ही खाना खिलाया, दूध दिया। रुचि तो पार्टी में एंजॉय करने की थकान से चूर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने भी विधा जी से ही बिस्तर पर ही अपना खाना लिया और मजे से खाने लगे। अक्सर ऐसा ही होता है। रुचि अक्सर अपने घर पर शाम के समय किटी पार्टी रखती, सास से सारा काम कराती और खूब एंजॉय करती। फिर बिस्तर पर ही अपना खाना पीना करती। विधा जी उसके सारे काम करती, घर को भी संभालती, उसके बेटे को भी संभालती। किंतु बूढ़ी जान थक कर बेहाल हो जाती थी। कभी आराम करने का मन करता तो बहू फरमान सुना देती थी कि अगर अपना खर्च उठाना है तो घर संभालना होगा। तो वह सुबह अपनी बूढ़ी हड्डियों से जबरदस्ती काम लेती रहती थी। विधा जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मोनू, छोटा पंकज। उनके पति राजकुमार जी का देहांत हुए 20 साल गुजर चुके थे। सूरत में ही उनके बर्तनों की काफी बड़ी दुकान थी और काफी बड़ा घर है। राजकुमार जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। विधा जी अपने पति की अचानक मौत से बहुत टूट चुकी थी। पति के बिना उनका जीवन अधूरा था। दो बेटों का भार अकेले उनके कंधों पर था। अपने पति की दुकान भी उन्होंने दोनों बेटों की पढ़ाई में लगा दी, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई, जिससे बड़े बेटे की न्यूयॉर्क में नौकरी लग गई और छोटे की सूरत में बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। मोनू ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की और पंकज ने भी मोनू की पत्नी सपना अच्छे स्वभाव की थी और पंकज की पत्नी रुचि बुरे स्वभाव की निकली। सपना अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। शादी के एक हफ्ता बाद मोनू तो नौकरी के कारण विदेश चला गया, किंतु सपना ने बोला कि मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। माँ जी मुझे समझेंगी, मैं माँ जी को समझूंगी। इस तरह सपना और विधाजी एक साथ रहने लगे। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। सपना अपनी सास को बहुत आदर सम्मान करती और उनकी छोटी बड़ी सब चीजों का ख्याल रखती, क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में ही माँ को खो दिया था। इसलिए माँ के साथ रहकर वह अपनी माँ की कमी को पूरा करना चाहती थी। सपना बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी, जो जब भी किसी बुजुर्ग या किसी भी बेसहारों को परेशानी में देखती, उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। दोनों सास बहू अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन पंकज ने अपनी शादी की बात घर में छेड़ दी और फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब रुचि घर में दुल्हन बनकर आई और उसने विधा जी और सपना जी में इतना प्यार देखा तो जल भुन उठी थी। उनकी आंखों में दोनों सास बहू में कितना प्यार खलता था। इसी दौरान
मोनू को भी विदेश में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, तो उसने माँ और सपना को विदेश आने के लिए कहा। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, मैं वहां आकर क्या करूंगी। इसी दौरान मोनू को भी विदेश में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, तो उसने माँ और सपना को भी आने के लिए कहा। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, मैं वहां आकर क्या करूंगी, मेरा घर यहाँ है, पंकज और उसकी पत्नी तो है, सपना आ जाएगी। मोनू ने अपनी माँ से काफी आग्रह किया, किंतु विधाजी अपनी बात पर अड़ी रही और सपना को विदेश भेज दिया। सपना के जाने से रुचि बहुत खुश हुई। उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और विधाजी पर अत्याचार करने लगी। एक दिन विधाजी ने रुचि का विरोध भी किया, तो रुचि ने घर में इतना बवंडर मचाया कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए और पंकज के भी ऐसे कान भरे कि वह अपनी माँ को ही सुनाने लगा। तब से विधाजी ने कान पकड़ लिए थे कि रुचि को कुछ नहीं कहेगी। ओहो, ओफो, ये क्या हुआ? आज कैसे आंख नहीं खुली? बाप रे, 7 बज चुके हैं। शिव का तो आज स्कूल लेट हो जाएगा। रुचि टाइम देखते हुए हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर आकर पंकज और शिव को जगाया। पिताजी को आवाज देते हुए कहा, अम्मा, नाश्ता जल्दी रूम में ही ले आओ। उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ अम्मा, नाश्ता ले आओ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई, तो रुचि गुस्से से लाल किचन में गई, तो वहां कोई नहीं था। पिताजी को किचन में ना देख रुचि तिलमिला उठी। वह उनके कमरे में गई, उन्हें सोता देख लिपट पड़ी। बुढ़िया, यहाँ आराम से सो रही हैं, मैं पागलों की तरह आवाज लगा रही हूँ। उसकी तेज आवाज सुन विदा की आंखें खुल गई। हड़बड़ाकर उठ बैठ गई। मैं थककर चूर थी, मेरी आंख नहीं खुली तो तू भी तो नहीं उठी, और पंकज को आज लेट हो जाएगा। तूने नाश्ता तक नहीं बनाया और किचन में दूध भी नहीं है, तो दूध भी नहीं लाई। आज सुबह सवेरे उठते ही विदा जी का काम शुरू हो जाता था। घर से काफी दूर से सुबह सवेरे ही दूध लाती थी। बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे उठा नहीं गया, तो मैं क्या करूं? तबीयत खराब है तो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 15 मिनट के अंदर नाश्ता तैयार चाहिए। अब तू जाने तुझे कैसे करना है। इतना बोल रुचि कमरे से बाहर निकल गई। विधाजी पलंग से उठने की कोशिश करने लगी, तो उससे उठा ना गया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पलंग से उतरी। धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। बेटा पंकज, आज मुझसे चला नहीं जाएगा, तो ऐसा कर, दूध तो तू ही ले आना। मुझे तो वैसे ही ऑफिस को लेट हो रहा है, और लेट हो जाऊंगा तो आज की छुट्टी हो जाएगी, फिर आज की पेमेंट काट ली जाएगी। तुम ही आराम से चली जाओ। अम्मा, आपको समझ नहीं आती है क्या? कितना लेट करोगे? अब जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। रुचि ने उनको दूध का डिब्बा और पैसे हाथ में देते हुए कहा। पिताजी ने दूध का डब्बा और पैसे लिए। वह बूझे मन और बहुत जल्द कदमों से चल पड़ी। घर से कुछ दूर पर चलने के बाद उनका सर चकराने लगा और वह धड़ाम कर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक बिस्तर पर पड़े हुए पाया। उन्होंने सोचा, मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर हूँ। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो ना तो वह उनका घर था और ना ही उनका बिस्तर। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? उनके कानों में आवाज आई। उन्होंने देखा, एक औरत की आवाज थी। बेटा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? माँ जी, मेरा नाम कविता है। आप सड़क पर चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, मैं भी वहां से गुजर रही थी। आपको वहां बेहोश देखा तो उठाकर आपको घर ले आई। बेटा, मेरे पैसे कहाँ हैं? पिताजी ने घबराकर पूछा। तो कौन से पैसे माँ जी? बेटा, मैं दूध लेने जा रही थी, मेरे पास 500 रुपए थे, और मेरा दूध का डिब्बा कहाँ है? माँ जी, ना तो आपके पास पैसे थे वहां और ना ही डब्बा। बेटा, मेरे पैसे और मेरा डिब्बा कहाँ गया? निधा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, शायद आपके पैसे और डब्बा कोई उठा कर ले गया है। बेटा, तू मुझे ऑटो करा के घर छुड़वा दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं माँ जी, इसमें मेहरबानी कैसी? लेकिन पहले आप कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे बस घर छोड़ दे। ठीक है माँ जी। कविता विदा जी के लिए ऑटो करा उनको घर छुड़वा देती है। उधर विदा जी के घर में
रुचि ने हंगामा खड़ा कर दिया होता है। बुढ़िया ना जाने कहाँ थक के खा रही है। जितना जल्दी सोचा था आज उतना ही देर कर दिया है। पूरा 1 घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं आई है। दूध लेने गई थी कि दूध निकालने गई थी? मुझे भी आज काफी लेट हो गया। और शिवा को भी पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। पंकज ने भी इधर से उधर टहलते हुए कहा। तभी दरवाजा खुलता है तो विधाजी डरी सहमी बोझल कदमों से अंदर आई। रुचि ने सास के हाथ में ना डब्बा देखा ना पैसे देखे तो उसकी आंखों में खून उतर आया। डब्बा कहाँ है? दूध कहाँ है? और पैसे कहाँ हैं? विधाजी चुप रही तो पंकज ने फिर से पूछा, माँ दूध कहाँ है? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। विधाजी लड़खड़ाती जुबान में बोली, बेटा बेटा मुझे चक्कर आ गए थे। जब आंख खुली तो खुद को किसी के घर पाया, लेकिन डब्बा पैसे किसी ने उठा लिए। बस इतना सुनना था कि रुचि ने अपनी सास को धक्का देते हुए कहा, फिर तुझे ही आने की क्या जरूरत थी? तुझे तो कोई उठाकर नहीं ले गया। चल अब घर से बाहर निकल। जिसके यहाँ गई थी उसी के यहाँ जा। चल। रुचि धक्के मारते हुए पिताजी को घर से बाहर ले गई। रुचि तुम क्या कर रही हो? पंकज ने कहा। तुम चुप रहो, जो मैं कर रही हूँ करने दो, नहीं तो खुद को चोट पहुंचाकर मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी कि मुझे मेरी सास ने मारा है। इतना सुनकर पंकज चुप हो गया। मम्मा आप दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी को घर से क्यों निकाल रही हैं? तू चुप कर। आया दादी का चमचा। स्कूल जाने की तैयारी कर, नहीं तो मार खाएगा। मुझसे कहते हुए विधाजी को घर के बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। विधाजी दरवाजा पीटती रही, बेटा खोल, बेटा खोल दो, बहू खोल दे। लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। विधाजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से उनको घर के बाहर निकाल दिया गया था। वह बहुत देर तक बाहर ही इंतजार करती रही, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब पंकज और शिवा बाहर निकले तो विदाजी ने बहुत मिन्नतें की बेटे से, लेकिन उनसे यह कहकर मना कर दिया गया कि माँ आप रुचि को तो जानती हैं कैसी है। मुझे ऑफिस और शिवा को स्कूल के लिए काफी लेट हो गया है। इसकी स्कूल बस भी आकर चली गई। मैं चलता हूँ। पापा दादी को अंदर भेज देना, शिवा ने कहा। तो उसे भी पंकज ने यही बोल दिया कि तुझे पता नहीं तेरी माँ कैसी है, और फिर शिवा को ले वहां से निकल पड़ा। विधाजी ने बहुत दरवाजा पीटा, लेकिन वो बहू टस से मस न हुई। थक हार कर विदाजी वहां से निकल पड़ी। भूखी प्यासी बूढ़ी विधवा औरत जाए तो कहाँ जाए? न हाथ में पैसे न शरीर में जान। विधाजी की वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से बुखार की मार। जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उन्हें फिर से चक्कर आया और वहां गिर पड़ी। एनजीओ की गाड़ी आकर चक्कर लगाती रहती थी। जो भी उन्हें कोई बूढ़ा या अनाथ बच्चे मिलते थे उन्हें आश्रम ले जाती, जहां उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। एनजीओ की गाड़ी वहां से गुजरी और उसकी टीम ने विधा जी को ऐसे भी उसी की हालत में देखा तो वो उन्हें आश्रम ले गए, जहां उनका ट्रीटमेंट चला और उन्हें अच्छे से सेवा दी गई, जिसके चलते वे 2-3 दिन में ही अच्छा महसूस करने लगी। लेकिन जो दर्द उनके सीने में था वह तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस तरह से उन्हें भूखे प्यासे बीमारी की हालत में बेइज्जत करके घर से निकाला गया, और उस पल को वह भूल नहीं पा रही थी। रह रह कर वो पल उनके सीने पर बाहर किए जा रहा था। उन्हें इस बात को सोच सोच कर बड़ी बेचैनी हो रही थी। मेरे घर से मुझे ही बेइज्जत करके निकाला गया है। इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। इसका कर्ज तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा, अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। उधर विदेश न्यूयॉर्क में सपना ब्लॉग देख रही थी। सपना को ब्लॉग देखने का बड़ा शौक था। अक्सर वह एनजीओ के ब्लॉग देखना पसंद करती थी, क्योंकि वह खुद भी बेसहारा लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। जब उसने विधा जी को एनजीओ के एक ब्लॉग में देखा तो पहले तो उसने सोचा कि यह तो माँ जैसी दिखती है, लेकिन जब उनका नाम पता चला तो सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी सास को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। छुट्टी का दिन था।
मोनू भी घर पर ही अपना ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। जब उसने मोनू को उसकी माँ फोन में दिखाई तो उसके भी होश उड़ गए। वह सर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ अनाथ आश्रम में? यह मैं क्या देख रहा हूँ? दो बेटे, दो बहुएं होते हुए मेरी माँ की यह हालत की। आज आश्रम में शरण लिए हुए हैं। मोनू बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बोले जा रहा था, सपना, तुम फटाफट इंडिया चलने की तैयारी करो। लेकिन आपको तो ऑफिस का जरूरी काम है। मेरी माँ से जरूरी मेरे लिए दुनिया का कोई काम नहीं है। हम कल की फ्लाइट से ही इंडिया जा रहे हैं। बस सपना ने ही जल्दी से सारी तैयारी की और अगले दिन की फ्लाइट से वह इंडिया आ पहुंचे और उसी एनजीओ में अपनी माँ के पास पहुंचे। जब अचानक विधा जी ने मोनू और सपना को वहां देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, बूढ़ी आंखें ना जाने क्या क्या देख लेती हैं। मुझे मेरा मोनू और सपना क्यों दिख रहे हैं? मोनू दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गया और बहुत रोने लगा। सपना भी माँ के सीने से जाकर लगी। मेरे बच्चों, तुम विदेश से कब आए? माँ, सारे सवाल बाद में करना, पहले घर चलो। नहीं, मैं अभी उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ, उस घर में नहीं, हमारे घर चलो। मैं दूसरे घर लेकर चलता हूँ। तुम्हें मैंने आते जाते ही एक किराए के घर का इंतजाम कर लिया था तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा। इतना कहकर विधा दोनों के साथ किराए के फ्लैट में जाकर सब ने खाना पीना किया और फिर मोनू ने माँ से सारी बात पूछी। विधा जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सब बातें सुनकर मोनू की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह पंकज के पास आने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। बेटा, यह मसला तुम दोनों भाइयों का नहीं, माँ बेटे और सास बहू का मसला है। इसे तू मेरे ऊपर ही छोड़ दे। मेरा ही घर मुझसे ही घर से बाहर धकेल दिया। यह बात मेरे सीने पर हजारों वार करती है। मैं और माओ की तरह नहीं हूँ कि बेटा बहू आश्रम छोड़ आते हैं तो वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मैंने आश्रम में रहकर पहले ही ठान लिया था, जब तक इन्हें अपने पैरों में गिरकर माफी ना मंगवा दूं, मैं भी विधा नहीं। जब तक लोग मेरे पैरों में पड़कर मुझे घर ना ले जाए, ना तो मैं चैन से जीऊंगी, ना जीने दूंगी। मैंने बहू के अत्याचार हमेशा चुपचाप सहन किए हैं, हमेशा काम करती रही, कभी उफ तक ना किया। तब भी मेरे साथ इतना घिनौना अपराध किया। इसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हाँ माँ, सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मोनू ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे उन्हें पुलिस से सजा नहीं दिलवानी है। मुझे उनके सीने पर ही वही वार करने हैं जो उन्होंने मेरे सीने पर किए हैं। जो जख्म उन्होंने मुझे दिए हैं, वही जख्म मैं उन्हें महसूस कराना चाहती हूँ। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन माँ, ऐसा कैसे होगा? सपना और मोनू ने एक साथ पूछा। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी यह बूढ़ी माँ करती क्या है। ठीक है, आप जो भी करें, हम आपके साथ हैं। सपना, ला बेटा, जरा मुझे बादाम का हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। सपना ने बादाम का हलवा बनाया। विदा जी ने दूध के साथ कटोरी भरकर खाया और सो गए। अगले दिन अपने पोते शिवा की छुट्टी के समय विदा जी उसके स्कूल जा पहुंची। शिवा दादी को देखकर बड़ा खुश हुआ। विदा जी उसे अपने साथ फ्लैट में ले गई। उधर जब शिवा घर नहीं पहुंचा तो रुचि को टेंशन होने लगी। उसने सोचा वह ट्रैफिक जाम में फंसा होगा। जब पूरा 1 घंटा हो गया, उसकी टेंशन बढ़ती गई। उसने स्कूल में फोन किया तो पता चला वह तो कब का जा चुका है। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे चक्कर आए। वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने जल्दी से पंकज को फोन लगाया। पंकज भी घबरा गया क्योंकि टाइम भी काफी ऊपर हो चुका था और शिवा स्कूल से भी निकल चुका था। पंकज तुरंत ऑफिस से निकल पड़ा और सबसे पहले से स्कूल जा पहुंचा। स्कूल भी बंद हो चुका था। पंकज का सोच सोचकर सर चकराने लगा। बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। पंकज पागलों की तरह इधर उधर आस पड़ोसी
शिवा के सभी दोस्तों के यहाँ जाकर थक चुका था। उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी। थक हार कर घर आया तो उसके साथ शिवा को न पाकर रुचि दहाड़े मारकर रोने लगी। कहने लगी, मेरे बच्चे को लाकर दो, चाहे जहां से भी लाकर दो। पंकज रुचि को लेकर पुलिस स्टेशन भी गया, जहां शिवा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई और कह दिया गया कि जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पंकज और रुचि घर आ गए। रुचि पागल होने को हो रही थी। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। पंकज मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। अगर मेरा शिवा नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा शिवा ला कर दो मुझे। पंकज से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। पंकज भी अपने बच्चे के लिए रोने लगा। यह हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। मैं बहुत पापी औरत हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी देवी समान सास पर इतने अत्याचार किए, उनके साथ कितना अन्याय किया। आज उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। मेरा कलेजा मेरे शिवा के लिए फटा जा रहा है। तो माँ का क्या हाल हुआ होगा जब मैंने उन पर अत्याचार कर उन्हें उन्हीं के घर से निकाला और उनके बेटे से दूर किया। आज मुझे वह तड़प, वह जख्म अपने सीने पर महसूस हो रहे हैं जो मैंने अम्मा को दिए। रुचि बदहवास हालत में रो रो कर अपना जुर्म कबूल किए जा रही थी। इसका भागीदार मैं भी हूँ। रुचि, तुम तो बहू थी, मैं तो अपनी माँ की संतान, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैंने ही उनके जज्बात नहीं समझे, उनका दिल दुखाया। मेरी माँ बाहर खड़े विनती करती रही, लेकिन मैंने एक न सुनी। मेरी माँ न जाने कहाँ गई होगी, जीवित होगी भी या नहीं। पंकज अपनी माँ को याद कर दहाड़े मारकर रोने लगा। रुचि भी रोए जा रही थी। अब दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और भगवान से माफी मांग रहे थे। उन्हें बेटे और माँ दोनों की जुदाई का दर्द महसूस हो रहा था। हमें माजी और शिवा दोनों को ढूंढना है। रुचि ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जहाँ कहीं भी होंगी माँ के पैरों में गिरकर उन्हें उनको घर वापस लाना है। चलो हम खुद ढूंढते हैं। वह घर से निकलने ही वाले थे, तभी देखते हैं सामने से शिवा चला आ रहा है। शिवा को देखते ही दोनों माता पिता उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। बेटा कहाँ चला गया था तू? हम कितने परेशान हुए, बोल कहाँ था? सुबह से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी दादी का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसे भी दादी की प्लानिंग का पता चल गया था। उसने 100 बहाने बना डाले तो उसकी माँ ने कहा कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। उसे खाना खिलाते हैं तो मना कर देता है कि पेट भरा हुआ है। पंकज, अम्मा को घर लाना है, चलो अम्मा को ढूंढने। वह शिवा को साथ ले अम्मा की तलाश में निकल जाते हैं। एनजीओ में पता करते हैं तो पता लगता है कि उनका बेटा बहू उन्हें यहाँ से ले गए थे और यह सुनकर दोनों के सर और भी शर्म से झुक जाते हैं। आसपास के किराए पर चढ़े फ्लैट में भी पता करते हैं तो उन्हें एक फ्लैट में विधाजी, मोनू और सपना मिल जाते हैं। माँ को देख रुचि और पंकज उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। विधा उन्हें अपने पैरों से उठाती है और कहती है, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, हमेशा उनकी लंबी उम्र, उनकी सेहत, उनकी उन्नति की मनोकामना करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आज के समय में बच्चे माता पिता से बुढ़ापे में दूर भागते हैं, उन्हें खुद से दूर करने की तरकीब खोजते रहते हैं, जबकि बूढ़े माता पिता ही घर की शान होते हैं, घर का मान सम्मान होते हैं। फिर उन्हें बुढ़ापे में उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। उनको समझा क्यों नहीं जाता है? बढ़ती उम्र के साथ हम बूढ़े भी तो बच्चे जैसे ही हो जाते हैं। हम बस प्यार के भूखे होते हैं, जो हर माँ बाप अपनी औलाद से चाहती हैं। अम्मा, मुझे एहसास हो गया है, एक माँ की तड़प क्या होती है। भगवान ने मेरी आंखें खोल दी है, जो मैं आज अपने नीच कर्मों पर शर्मिंदा हूँ। माँ, मैं भी आपका दोषी हूँ, जो चुपचाप सब देखे जाता था। आप तो हमारा मान है, अभिमान है। पंकज ने अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए कहा, चलो माँ, अपने घर चलो। भैया भाभी चलिए, सब घर चलिए। रुचि और पंकज ने सबको घर चलने के लिए कहा। हाँ ठीक है, चलो सब अपने घर चलते हैं, लेकिन पहले एक काम तो कर लो। कैसा काम? सबसे एक साथ कहा तो विधा जी बोली,
अरे बादाम का हलवा तो खा लो। सब हंसने लगे। बोले माँ घर पर ले लेते हैं, वहीं खा लेंगे। सब विदा जी के साथ उनके घर आ गए तो रुचि ने विदा जी को घर के द्वार पर ही रोक दिया। सब स्तब्ध रह गए। रुचि जल्दी से कलश में चावल भर लाई और दरवाजे पर रखा। अम्मा, मैंने बहुत तिरस्कार के साथ आपको आपके घर से निकाला था। सम्मान के साथ आप गृह प्रवेश करो। विदा जी का नई दुल्हन की तरह यह प्रवेश कराया गया। विदा जी की आंखों में आंसू छलक आए। अपने सब बच्चों को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। रुचि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी थी। 2 दिन के बाद मोनू और सपना विदेश चले गए। अभी विदाजी और रुचि खुशी खुशी प्यार से रहने लगे। रुचि ने सारी किटी पार्टी खत्म कर दी। अब उसके घर किसी सहेली का आना जाना नहीं था। पड़ोसी भी दोनों सास बहू की मिसाल देने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।